शर्मा। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की, जिसमें बात एक बड़ी खबर की, महत्वपूर्ण खबर की, खास खबर की करेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 ये वो मिशन है जिस पर सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। आज 2:30 पर यानी कि 2:30 बजे इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब शुभकामनाएं दी है। ट्वीट कर लिखा है कि 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा, यानी कि आज भारत इतिहास रच सकता है, ऐतिहासिक दिन भारत के लिए हो सकता है। ये मिशन हमारे राष्ट्र की आशाओं, सपनों को आगे बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 हमारा तीसरा चंद्र मिशन है, यानी कि थर्ड मून मिशन, और ये मिशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो भारत ऐसा चौथा देश हो जाएगा जो सक्सेसफुली मून पर अपने रॉकेट को लैंड करवा पाएगा, चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंड करवा पाएगा। तो देखिए, इससे पहले 2008 में सबसे पहले चंद्रयान भेजा गया था, सक्सेसफुली हुआ, लेकिन हार्ड लैंडिंग वहां पर हुई थी। मिशन होता है सॉफ्ट लैंडिंग का। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया। लास्ट मोमेंट तक सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन मायूसी तब छा गई, निराशा तब छा गई जब सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं हो पाई। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, शुभकामनाएं दी है। लिखा है, जहां तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए शुभकामनाएं, और उसके बारे में और अधिक जानने का आग्रह करता हूं आप सभी से, यानी कि आप सभी को भी जागरूकता रखनी चाहिए। 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा, ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हमारा तीसरा चंद्र मिशन जो लॉन्च होगा, अपनी यात्रा पर जो निकलेगा, इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। तो ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है, 14 जुलाई 2023 समय 2:35। ये वो समय है जब इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। LVM 3 के जरिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर ये रॉकेट भेजा जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए, यही इस मिशन का मोटिव है। तो देखिए, इससे पहले 2019 में चंद्रयान 2 को भेजा गया था और यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट ये मिशन अनसक्सेसफुल हो गया था, असफल रहा था। कुछ सॉफ्टवेयर में भी दिक्कत आई थी, और ऐसे में ये जो मिशन है, इसमें ध्यान रखा गया है कि जो पिछली बार गड़बड़ियां हुई, जो पिछली बार गलतियां हुई, वो इस बार ना हो। देखिए, कहते हैं प्रयास प्रयास प्रयास, चाहे असफलताओं में, सफलताओं में, आसानियों में, मुश्किलों में, अध्यात्म हो, विज्ञान हो, एक शब्द जो हमेशा समान रहता है, जारी रहता है, वो है प्रयास। प्रयास प्रयास, और शायद प्रयास ही करते हुए इसरो उम्मीद जता रहा है, पूरे भारतीयों को उम्मीद है कि आज ये मिशन सक्सेसफुल होगा और भारत महाशक्तिशाली देशों में चौथे नंबर पर शुमार हो जाएगा। इससे पहले रूस, चीन और साथ ही अमेरिका सफल लैंडिंग चांद पर कर चुके हैं, और अगर भारत कर लेता है तो वो चौथा देश हो जाएगा। साथ ही अगर दक्षिणी ध्रुव पर जाता है तो वो पहला देश हो जाएगा जो सफल लैंडिंग करेगा। और चलिए, इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। साकेत सिंह कौरव क्यूरेटर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, इसके अलावा प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं। इस खास विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बंसल न्यूज पर। तो देखिए, इस टॉपिक पर, इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि क्यों हमारा इसरो का ये मिशन चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण है। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है। ऐसे में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होगा, और अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 का ये जो मिशन है, इसके पीछे कितनी बड़ी टीम है और इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट में जानेंगे।
आंध्र प्रदेश के सतीश धवन सेंटर से LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 चंद्रयान 3 के स्पेस क्राफ्ट को लेकर जाएगा। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है जिसका वजन 640 टन है। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। चंद्रयान 3 का कुल पेलोड करीब 3 टन का है। आइए अब समझते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंचेगा कैसे। चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। वो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा। एक वक्त पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और उसका चक्कर लगाना शुरू कर देगा। उसके बाद चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर लैंडर प्रोपल्शन की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर देखना। और तीसरा, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। ये मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मिशन चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा। ये चंद्रमा का वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले साकेत सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्यूरेटर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो। साकेत जी, देखिए हम यहाँ बात चांद की कर रहे हैं, चंद्रमा की कर रहे हैं, मून की कर रहे हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक मायने जानूं, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस हम जाने, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, पौराणिक कथाओं की हम बात करें, पुरानी कथाओं की बात करें या फिर शायरियों की बात करें तो प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। चांद के पीछे ना सिर्फ हमारा भारत, पूरा विश्व पड़ा है। चांद, चंद्रमा, मून इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जी बिल्कुल। और मैं बंसल न्यूज के समस्त दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और भारत जब एक इस गौरवपूर्ण क्षणों से गुजरने जा रहा है कि हम दुनिया के उन राष्ट्रों में शुमार हो सकते हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है चांद की सतह पर। और आपने बखूबी जिक्र किया कि हमारी फिल्मों में कहें आप, हमारी संस्कृति में कहें और हमारे इतिहास में आप, ऐसे कई हमने क्षण देखे हैं कि चांद हमारा वैज्ञानिक रूप से हो या हमारी कहानियों का हिस्सा रहा हो, हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 का जो स्केल डाउन मॉडल हमारी टीम ने बनाया है। हमारा प्रयास है कि अगले 42 दिन, जब तक कि चांद की सतह पर चंद्रयान 3 उतर नहीं जाता है, तब तक यहाँ रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में मॉडल और एक इन्फोग्राफिक डिस्प्ले के माध्यम से हम स्कूल के, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के बच्चों को, आम जनताओं को हम एक स्पेशल गाइडेड टूर देंगे ताकि बच्चों में विज्ञान में रुचि पैदा हो प्रमुख रूप से, और साथ ही साथ में वो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई गुत्थियों को बड़े करीबी तौर से समझ सकें। इसके लिए चांद सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भारत का जो चंद्रयान 3 अभियान है ये अपने आप में पूरी दुनिया की टकटकी हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे लगी है। तो वैसे में आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल क्यों ना ऐसी चीजें लेके आए अगले आने वाले दिनों में भी कि हमारे यहाँ के, जो हमारे प्रदेश के, हमारे शहर के बच्चे जो हैं वो इसके बारे में बेहतर समझ सकें। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से आज सीधा प्रसारण भी हमने यहाँ पे व्यवस्था की है, लोग चांद के बारे में जानने के लिए यहाँ आए, हम उसको इंटरप्रेट भी करेंगे। अब खास क्यों ये आप ये पूरा जो मॉडल देख रहे हैं जो हमारे यहाँ पे हमने बनाया है, इसमें ये बताने का प्रयास है कि चंद्रयान 2, जिसे लोग कहते हैं कि चंद्रयान 2 से हम सफल नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है। चंद्रयान 2 से इसरो ने बहुत कुछ सीखा है। और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, जो चांद की चक्कर लगा रहा है, अभी भी पूरा स्वस्थ है, लेकिन उसका लैंडर जो था वो लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर, उसके बाद उसने डेटा शेयर करना बंद कर दिया और फिर माना जाता है कि वो क्रैश लैंडिंग हो गई। लेकिन तब तक का डेटा तो इसरो के पास है। इसरो ने उस पूरी अनुभव को और पूरे ऑर्बिटर के माध्यम से चांद को इतना बेहतर मैपिंग कर ली है कि उसका जो डेटा है चंद्रयान 3 में भी लैंडर में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अनुभवों से सीखते हैं, ये हम आम तौर पे कहते हैं, अंतरिक्ष में ये बहुत ज्यादा होता है। दुनिया की कोई भी अभियान हो वो हमेशा एक नई पहल के साथ हमें जानकारी देते हैं। उसी क्रम में अब चंद्रयान 3 आप बोलेंगे कि इतना यूनिक क्यों है, पूरी दुनिया पे
इसका एक इतना बड़ा असर क्यों है, उसका कारण है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है जब टच करेगा साउथ पोल के कि सबसे ऊपरी किनारे को, एकदम साउथ पोल पे भी नहीं पहुंचेगा पर साउथ पोल के किनारे में, बिल्कुल। और साउथ पोल शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर पानी मिल सकता है, मिनरल्स मिल सकते हैं। साकेत जी, पीछे मैं मॉडल देख रही हूँ बना हुआ, आपके मॉडल को हम समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए इस बार चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में कुछ डिफरेंस है, इसके बारे में मैं समझूंगी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर सिद्धार्थ भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुक कर लेती हूँ। सिद्धार्थ जी, देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर हम इस चंद्रयान 3 की बात करें, लोगों का कहना है कि भाई इस इंपॉर्टेंट मिशन में इतने पैसे क्यों वेस्ट हो रहे हैं या क्यों स्पेंड हो रहे हैं, शायद लोग नहीं जानते कि इकोनॉमिकली भी ये कितना महत्वपूर्ण है, ये आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे को मौका दिया इस मिशन के अंदर। थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लगभग 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने जब मैं विजिटिंग साइंटिस्ट था सैक अहमदाबाद में 1977 में, तो हमने भास्करा से शुरू हुआ। ऐसे हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी आर्यभट्ट से शुरू हुई है और भास्करा टेक्नोलॉजी शुरू हुई। उसके बाद में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स गए, बाद में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स गए। और जैसा कि आपने इतनी अच्छी भूमिका बांधी है और मेरे सहपाठी ने भी अच्छा बताया कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, मैं थोड़ी भूमिका और ये कहना चाहूँगा कि जब हमने भास्करा 1 लॉन्च किया था तब हमारा सैटेलाइट का रिजोल्यूशन 72.5 मीटर था, मतलब कि अब एक पिक्सल 72.5 मीटर का था। हमने बहुत सिमुलेशन स्टडी की है, हमने लैंडसेट पे भी काम किया है, हमने भास्करा मिशन में भी काम किया है, IRS में काम किया है और इनसेट में भी काम किया है। और अभी जो चंद्रयान 1, 2, 3 चला है, आपने बोला कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसका सिंपल जवाब है कि एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, हमें हमारा नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी ये है कि हम आउटर स्पेस, इनर स्पेस में माहिर हो चुके हैं, हम मिशन मार्स पे भी काम कर रहे हैं और मिशन चंद्रयान जिसको कि हम पोस्ट अपोलो एरा कह सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ हमको इम्पोर्टेंट नॉलेज और जानकारी मिलेगी। पहली बात यह है कि मून डजेंट हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ व्यू, और जो मून है उस पर काफ़ी स्टडी की गई है। मून के जो अभी हमारा मकसद है लैंडर 3 के अंदर, वो ये है कि हम मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चंद्रमा के नीचे की जो जानकारी है उसकी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर मेटल्स भी है, मिनरल्स भी हैं। दूसरा ये है कि हमने चंद्रयान 2 के अंदर मैपिंग पूरी कर ली। जैसा कि मेरे सहपाठी ने कहा कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 वॉज नॉट फेलियर। कोई भी चीज़ शुरू होती है उसके 2-3 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि चंद्रयान 3 जो जाने वाला है वो PSLV से लॉन्च होगा और स्पेस में जाएगा। यदि हम हमारे प्लान के हिसाब से उस ऑर्बिट में ले जाते हैं तो ये एक सक्सेस मानी जाती है। दूसरा फिर क्या, लैंडर और रोवर का इशू है। लैंडर जैसा आपने कहा कि ये साउथ पोल पे जाएगा, साउथ पोल पे लैंड करेगा, उसकी भी एक बहुत सारी बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग की गई है कि वो शुरू में 100 मीटर्स पे आएगा, फिर 30 मीटर्स पे आएगा, फिर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद में जो जब लैंड करेगा तो उसमें जो सॉइल है वो सॉइल उड़ेगी, तो उसको क्लीनिंग करने में भी हमको 4 दिन लगेंगे और उसके पश्चात हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको एक जानकारी और कहता हूँ कि जो भूकंप हैं वो भूकंप इस धरती पर नहीं आते हैं, भूकंप चंद्रमा पर भी आते हैं। और उसके जैसे मैंने कहा कि देयर इज नो ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो एक्सपीरियंस होगा हमको, हमारे साइंटिस्ट को जो इसरो से जुड़े हैं, जो हम लोग यूज़र हैं, वो हमको एक एक्सपीरियंस देगा कि किस तरह के मेटल्स हैं, किस तरह के मिनरल्स हैं। जैसा कि हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है कि मून सरफेस पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जा सकते हैं, पानी हो सकता है, एक स्टेशन, स्पेस सेंटर की तरह, स्टेशन की तरह काम कर सकता है और इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ तस्वीरें अब हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, बंसल न्यूज के दर्शकों के लिए वो तस्वीर जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया जा रहा था, मिशन सक्सेसफुली चल रहा था और लास्ट मोमेंट
जब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल का अपडेट ले रहे थे, नजर बनाए हुए थे और कैसे के शिवम को गले लगाकर वो सांत्वना देते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मिशन है, सिर्फ एक इंसान की मेहनत नहीं है, बहुत लोगों की मेहनत होती है, पूरी टीम होती है, कितने लोग मेहनत करते हैं, कितनों का सपना, पूरे भारतीयों का सपना। ये तस्वीर वो तस्वीर 2019 की जब सभी की आंखों में आंसू आ गए थे, सभी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब मतलब देखिए सफल तो हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी कहा कि हम हमेशा फेलियर नहीं होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये वो तस्वीर है। और चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। साकेत जी, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। एक मॉडल मैं आपके पीछे देख रही थी, मॉडल के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, डिफरेंस क्या है? मैंने सुना है ऑर्बिटर में कुछ डिफरेंस है, मॉडल भी आपके पीछे मैं देख रही हूँ, वो भी जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी भूमिका बांधी। आपने कहा कि हमें पानी की तलाश है। डेफिनेटली उसमें भी भारतीय चंद्रयान अभियान का चंद्रयान 1 मिशन जो था उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसने अपने ऑर्बिट में रहते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव यानी पोलर रीजन में आइस फॉर्म के रूप में सिग्नेचर्स उसे मिले, जिसे MQ मिशन उसका पेलोड कहते हैं। उसके माध्यम से दुनिया को पता चला कि चांद के पोल्स पे भी पानी है और ये भारत का कंट्रीब्यूशन था। फिर 2 आया, 3 आया। अब 3 में आप बोल रहे हैं कि 2 से क्या भिन्नताएं हैं। अमूमन देखने पर तो ये आपको बहुत डिफरेंट नहीं लगेगा, उसमें कुछ चीजों का परिवर्तन हुआ है हार्डवेयर लेवल पे, कि उसका सेंट्रल इंजन को अभी हटा दिया गया है। इंटरनली उसमें बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म यूज की गई है लैंडर में। अब रोवर आप देखेंगे इसके अंदर है, लैंडर के अंदर, और नीचे जो है उसको अभी हम प्रोपल्सन मॉड्यूल कह रहे हैं, ऑर्बिटर ना कह के। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी फुली फंक्शनल है, बहुत बेहतर काम कर रहा है। और इसमें सिर्फ हम इसको ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है इसरो, और साथ में कैसा ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से एक्सपेरिमेंट भी करेगा इसरो कि हम पृथ्वी की तरफ देखते हुए उस कैमरे से हम ये लाइव के सिग्नेचर्स को, यानी स्पेक्ट्रो, जैसे हमारे कलीग जो हैं डॉक्टर साहब उन्होंने भी कहा, हम स्पेक्ट्रोमीट्री के हेल्प से वहां पे लाइव सिग्नेचर का अध्ययन करेंगे चांद की कक्षाओं से पृथ्वी को देखते हुए। कितनी कमाल की बात है। बिल्कुल कमाल की बात है। और ऐसे में बिल्कुल दुनिया में जी बिल्कुल साकेत जी, और ऐसे में मिशन पर पूरी टीम की नजर रहेगी। कुछ तस्वीरें और हम बंसल न्यूज के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जब राकेश शर्मा चांद पर पहुंचे थे तब उस दौरान इंदिरा गांधी से उनकी बातचीत हुई थी और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि ऊपर से हमारा भारत यानी कि चांद से हमारा भारत कैसा दिखता है। जब उनका जवाब सबने सुना तो वो भावुक रह गए। उस दौरान राकेश शर्मा ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। तो देखिए ये वही लाइंस हैं, ये वही बातें हैं जिसे सुन के गूज़बम्स भी आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बात हिंदुस्तान की हो रही है। सिद्धार्थ सोनी जी, आपका मैं रुक करना चाहूँगी। सिद्धार्थ जी देखिए बात इस मिशन की होती है तो इकोनॉमी भी बीच में आती है। लोगों का कहना है कि वैसे तो इसकी वर्थ की बात करें तो 650 करोड़ इस पे रुपए खर्च होंगे, और बाहर के देशों में बनी जो मूवीज़ हैं एवेंजर एंड गेम, उससे भी कम पैसों में ये मिशन पूरा होने वाला है। इसके बारे में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आसमान में हम जा रहे हैं और हमने राकेश शर्मा जी की बात सुनी। अब अगले मिशन में हमारा एक साइंटिस्ट चंद्रमा पे पांव रखेगा, तो वो भी एक अचीवमेंट होगा। दूसरा ये कि चंद्रमा पर नहीं, हम एंटार्क्टिका पे भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड है, जो नीड्स है मिनरल्स की, मेटल्स की, वो जमीन से पूर्ति नहीं हो रही है, तो हम चंद्रमा पे जा रहे हैं। अब हम चंद्रमा पे इतने यदि हम लैंड कर जाते हैं, आदमी पहुंच जाता है, तो कुछ ना कुछ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जरूरी होगी। मैंने आपको जैसा पहले कहा कि इसके अंदर एक थर्मल प्रोब रहेगी, इसमें एक सिस्मिक मीटर रहेगा, वो हमको पूरी चंद्रमा की जानकारी देगा। फिर ये होगा कि चंद्रमा पे पहुंचने के बाद स्पेस के अंदर, जैसे अभी आपने कहा कि चंद्रयान 1, 2 काम कर रहा है, 3 भी काम करेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ, यानी कि इसके बाद और भी मिशन रहने वाले हैं, तो मतलब हमारी डेस्टिनी क्या होगी, फ्यूचर और भी मिशन डेफिनेटली जी। देखिए ऐसा है कि एक आदमी में हमेशा कौतूहल रहता है, ठीक है। अब कौतूहल में ये है कि हम सक्षम हैं
कि आसमान में जाके पता लगाएं। सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, हमारा मिशन मार्स भी चल रहा है। और 2019 में मैं खुद इसरो में गया था, वहाँ पे हमने चंद्रयान के सेंसर्स को भी देखा था, पेलोड्स को भी देखा था। उसके बाद में जो एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का, वो हमको हर तरह से बहुत एंगल से सक्षम बनाएगा, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इस पर बेस्ड है। इसके ऊपर हमारा एक पर्टिकुलर मिशन लॉन्चिंग जो होता है, यदि हम, आपको याद होगा कि बचपन में हम दिवाली पे एक रॉकेट छोड़ते थे, तो जो रॉकेट छोड़ते थे तो एक बॉटल के अंदर रॉकेट रख के आग उसके जलाते थे और वो ऊपर जाके फूटता था और उसमें तारे निकलते थे। तो वहां से जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में हुई है, आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हम चंद्रयान, चंद्रमा पे ऊपर जा सकते हैं, इतना भारी सैटेलाइट लेकर जा सकता है। लॉन्चिंग में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, वो हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। और हम जैसे ही हम लैंडर और रोवर वहाँ पहुंचेगा, वो हमारे लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा। हर नागरिक को इस पर गर्व करना पड़ेगा। हम साइंटिस्ट को भी गर्व करेंगे। ये पूरा इंडियन बोलते हैं ना, पूरा भारतीय तकनीक, भारतीय पेलोड्स और भारतीयों ने इसको बनाया है। तो आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। हमारे हर भारत के हर नागरिक को इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। और इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने 50-50 साल से भिड़े हुए हैं, 50 साल से लगे हुए हैं, इसमें यह नहीं है कि आज वर्तमान वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे मित्र जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिसमें कि प्रोफेसर UR राव हो सकते हैं, प्रोफेसर यशपाल साहब हो सकते हैं, हमारे इसरो में बहुत सारे अहमदाबाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे। कुछ साइंटिस्ट हमारी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हम सबका होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, बहुत लोगों की मेहनत होती है और वो मेहनत आज साकार भी होने वाली है, हमें उम्मीद है। साकेत जी, आपसे एक सवाल और मेरा यहाँ पर रहेगा। देखिए, हम बोलते हैं कि मंगल पर भी, क्योंकि देखिए हमारा मिशन लॉन्च हुआ था और वो बिल्कुल सफल रहा था, मंगल पर सफल रहा, लेकिन चांद में इतनी परेशानियां क्यों आती है, डिफिकल्टीज क्यों रहती है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छे सवाल जवाब का जो संवाद आपने स्थापित किया है। हमारे सहपाठी डॉक्टर साहब भी बखूबी आपको बता रहे हैं, आपके दर्शकों को। अंतरिक्ष हमेशा अनफॉरगिविंग माना जाता है, क्योंकि स्पेस में आप चीज़ों को जाके दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट और इतनी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है कि चीज़ें जब लॉन्च होने के बाद ऑटोनॉमस तरीके से उनको काम करवाया जा सके और उनको कमांड दे के भी चीज़ों को बहुत हद तक अगर कोई समस्या आती है तो उसको रिस्टोर किया जा सके। मंगल अभियान पहली बार में सक्सेस हुआ। भारत का चंद्रयान 1 पहली बार में सक्सेसफुल हुआ। अब वो काम नहीं कर रहा, उसका पूरा जीवन चक्र था वो खत्म हो गया। चंद्रयान 2 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, ऑर्बिट में है। लैंडर बस नहीं उतर पाया पूरा। चंद्रयान 3 उसमें अनुभवों को आधार पे सीखते हुए चंद्रमा को बहुत करीब से उसकी सतह में, जैसे कि हमारे सहपाठी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वहाँ के जो धूल है उसको हम प्लानिटरी साइंस में रिगोलित कहते हैं। मतलब ऊपर का जो सरफेस है उसको भी स्टडी करना, उसमें सीस्मिक एक्टिविटी, यानी अगर उसमें भूकंप जैसी हलचलें हैं सतह में। और इस चंद्रयान 3 के लैंडर में एक छोटा सा लगभग 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन का भी प्रयास किया जाएगा सरफेस में। और जो रोवर है ये एक दूसरे को उतरने के बाद, जो उसका रोवर है चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर जब वो उतरेंगे, ये दोनों लगभग 14 दिन उस पर रहने वाले हैं। तो 14 दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिन। चांद का वो सिंगल डे है लाइट वाला, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अब इन सभी मौकों से अगर हम हमारी स्टूडेंट्स को, पब्लिक को इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं तो कमाल का काम होता है। इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी एक इंस्पायरिंग फील्ड भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंस्पायरिंग फील्ड है। और ऐसे में जितने भी बच्चे आज ये पूरे चंद्रयान 3 मिशन पर नज़र बनाएंगे, बहुत सीखने को भी उनको मिलेगा और हमें उम्मीद है आज का मिशन सक्सेसफुल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत जी आपका। प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनिया हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इंडियन फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई को कहा जाता है। उनकी एक बात मुझे याद है, उन्होंने कहा कि जब नेहरू जी ने उनसे पूछा कि ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत में और भी चीज़ों के लिए गरीबी है, उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी है इसलिए ये प्रोग्राम ज़रूरी है जिससे कि भारत अमीर हो सके। हमें उम्मीद है आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।